साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। साथियों, आज हमारे लिए दो खुशी के मौके हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारी पार्टी के संस्थापक, भारत के एकमात्र पॉलिटिकल ट्रेनर व हमारे राजनीतिक गुरु श्री शाहनवाज चौधरी का जन्मदिन है। उनको जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। व आज ही हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी का स्थापना दिवस है। साथियों, आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और आज ही पिछले वर्ष 2019 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की स्थापना की गई। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी, नई राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब पहले ही देश के अंदर इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो ये नई पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आप देखिए, आज देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष हो चुके हैं। इन 73 वर्षों में 73 ईयर्स में आप खुद देख सकते हैं कि देश में कितना विकास हुआ है, क्या क्या काम हुए हैं, कहां भारत जा सकता था। भारत में लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित क्यों हैं। ये चीजें सोचने का विषय है। ये काम भारत में इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में, उनके नेताओं में देश के विकास के प्रति सच्ची नीयत नहीं थी। उनके दिल में इच्छा नहीं थी देश के लिए कुछ करने की, बल्कि उनके मन में इच्छा थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करने की, और वो उन सब लोगों ने किया। तो यही कारण है कि पिछले वर्ष 8 अगस्त को 2019 में एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की गई। और इस राजनीतिक पार्टी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उनमें हम 5 चीजें, 5 सुधार जिन्हें आप कह सकते हैं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ये 5 सुधार देश में करने की इच्छा है और हम करेंगे। और इन सुधारों को करके हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सभी 543 सीटों पे जीत के जनता के ये सहयोग व समर्थन से जनता की सरकार बना के भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे, भारत को दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। भारत में आप खुद देखिए कि जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग देश के विकास के लिए नहीं किया गया, बल्कि उन संसाधनों का उपयोग राजनीतिक नेताओं ने अपने व अपने परिवार के विकास के लिए किया। और यही जरूरत थी कि एक नई पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। और उन 5 सुधारों में जो मैंने आपको 5 सुधार बताए हैं,
उनमें सबसे पहला हमारा सुधार होगा राजनीतिक सुधार। और राजनीतिक सुधार में हम 4 इलेक्टोरल रिफॉर्म करेंगे। आप खुद देखिए, पार्टियां चुनावी वायदे करती हैं, घोषणा पत्र निकालती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करती। सबसे पहला हम यही काम करेंगे। सरकार बनते ही 2024 में, जनता की सरकार बनते ही सबसे पहला ये काम किया जाएगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति जो चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगा या उसके अलावा मंच पर जो वायदे करेगा, अपनी पार्टी के लिए, अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए जो वायदे करेगा, वो लीगल डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। और वो व्यक्ति या वो पार्टी सत्ता में आने के बाद अगर उन चुनावी वायदों को पूरा नहीं करती तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा। उसे बताना पड़ेगा कि मैं इसलिए ये काम नहीं कर पाया, क्यों नहीं किए, इसका उसको जवाब देना पड़ेगा। और जब वो सत्ता में आने के बाद ये काम कर सकता था तो उसने ये काम क्यों नहीं किए। अगर ये बात साबित हुई कि वो सत्ता में आया और उस पार्टी ने या उस व्यक्ति ने वो वायदे पूरे नहीं किए जो उसने चुनाव के दौरान किए थे, चाहे वो उसने चुनावी मंच से किए या चुनावी घोषणा पत्र के द्वारा किए, वोटरों को लुभाने के लिए, अगर ये साबित हुआ कि वो ये काम कर सकता था और उन्होंने ये काम नहीं किए, तो उस पर राजनीतिक प्रतिबंध लगाया जाएगा। चुनाव वो व्यक्ति या वो पार्टी नहीं लड़ सकेगी। सबसे पहला राजनीतिक सुधार हम ये करेंगे। दूसरा राजनीतिक सुधार, राजनीति के लिए नेताओं की उम्र तय होगी। जब सुप्रीम कोर्ट के जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज के लिए राजनीतिक उम्र तय है कि वो 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का जज रह सकता है। 65 वर्ष की उम्र के बाद हमारा संविधान मानता है कि वो सही फैसले नहीं ले सकता, उसका मानसिक स्तर इस तरह का नहीं रहता कि वो सही फैसले ले पाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जज राजनीतिक फैसले 65 वर्ष की उम्र के बाद नहीं ले सकता, उसका मानसिक स्तर इस तरह का नहीं रह सकता, तो हम एमएलए या एमपी 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को क्यों बनाते हैं, उन व्यक्तियों के हाथ में देश की बागडोर क्यों देते हैं, इस पर भी हम प्रतिबंध लगाएंगे। 65 वर्ष तय की जाएगी उम्र कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसकी उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। 65 से अधिक उम्र होने पर वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा, न लोकसभा का न विधानसभा का। तीसरा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म होगा उसमें महिला सशक्तिकरण की बात की जाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए आप खुद देखिए, देश की आधी आबादी आज वंचित है। लोकसभा या विधानसभाओं में आप खुद देखिए कितनी महिलाएं एमएलए या एमपी बन के जाती हैं। तो ये महिला आरक्षण की बात नहीं, बल्कि उनको राजनीति में उनको आरक्षण की बजाय महिलाओं को कोशिश की जाएगी कि 33 से 50% के बीच। ये हमारी पार्टी अपनी शुरुआत अपने स्तर पर कर चुकी है कि महिलाओं को 50% का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, मिनिमम 33% और 50% तक भी कोशिश की जाएगी कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और चौथी जो हमारी जो बात होगी
राजनीतिक सुधार में, वो चौथी बात होगी कि एमएलए, एमपी या मंत्री बनने के बाद ये लोग जितनी बार एमएलए बनते हैं उतने बार की पेंशन, जितनी बार एमपी बनते हैं उतने बार की पेंशन, जब मंत्री रहते हैं जितनी बार मंत्री रहे उतनी बार की पेंशन, ये जीवन भर लेते हैं। तो ये किस लिए लेते हैं? क्यों ना एक बार की पेंशन इनको मिले। जो भी पेंशन अधिकतम हो वो अधिकतम पेंशन इनको उम्र भर के लिए मिले। ये हर बार एमएलए या एमपी बनने की पेंशन इनको नहीं मिलनी चाहिए। ये देश की जनता का पैसा लूट के ये सांसद या विधायक अपने घरों को भरने का काम करते हैं। इसके अलावा जो देश की उन्नति के लिए हमने काम करने हैं, उसमें दूसरा काम है शिक्षा व चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में सुधार। हम कोशिश करेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के शिक्षा के स्तर व उसके कमाई के स्तर में बहुत कुछ गहरा संबंध होता है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, दिमागी तौर से मजबूत होगा, तो वो काम धंधे कर सकता है, कमाई के लिए अपने साधन जुटा सकता है। तो हम सत्ता में आने के बाद गुरुकुल पद्धति पर आधारित, गुरुकुल पद्धति में जो अच्छी चीज़ें थी वो हम लागू करेंगे, शिक्षा नीति में उनका समावेश करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति पढ़े, शिक्षा व्यवहारिक हो, उसको व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, ताकि पढ़ने में जब वो कॉलेज स्तर पर जाए तो कॉलेज स्तर पर जाने के बाद वो शिक्षा ग्रहण के साथ साथ अपनी कमाई के साधन भी जुटा सके, अपनी कमाई भी स्वयं कर सके। ऐसी शिक्षा पद्धति गुरुकुल पद्धति पर आधारित, उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनका समावेश करके हर व्यक्ति की कोशिश की जाएगी कि उसकी स्किल डेवलपमेंट की जाए, उसके अंदर व्यवहारिक जिनसे वो पैसा कमा सके ऐसी चीज़ें उसको दी जाएं। तो ये काम हम शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे। इसके साथ साथ हर व्यक्ति के लिए शिक्षा व चिकित्सा के समान अवसर हों। हर व्यक्ति को हम शिक्षा व चिकित्सा का राष्ट्रीयकरण करेंगे, ताकि हर व्यक्ति, चाहे वो चपरासी का बेटा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे वो किसी बड़े अधिकारी का बेटा हो, वो एक ही छत के नीचे एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा में कोई भेदभाव न हो और समान अवसर उनको अपने विकास के लिए मिलें। जब समान शिक्षा सबको मिलेगी तो फिर सभी व्यक्ति बराबर के अवसर उनको मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। और इसका राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ शिक्षा का, चिकित्सा का भी राष्ट्रीयकरण हम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो उसका चिकित्सा भी, उसको इलाज भी सरकारी खर्च पर उसका इलाज होगा। तो शिक्षा व चिकित्सा दोनों फ्री दी जाएंगी, दोनों मुफ्त दी जाएंगी, ताकि हर व्यक्ति इन तरफ से निश्चिंत रहे कि उसको पढ़ाई के अवसर नहीं मिलेंगे, इस तरफ से भी निश्चिंत रहेगा अगर वो बीमार हो गया तो वो इलाज कैसे करवाएगा। इसके अलावा तीसरा जो काम हम करेंगे, तीसरा काम होगा हमारा किसानों का सशक्तिकरण। किसानों के सशक्तिकरण के लिए हमारी पार्टी का काम होगा कि कृषि को फायदे का सौदा बनाया जाए, फायदे का व्यवसाय बनाया जाए, ताकि हमारा देश की 70% आबादी कृषि पर आधारित है। लेकिन उन लोगों को अगर वो खेती करते हैं तो उचित दाम नहीं मिलते,
ना ही बेचने के लिए उनको उचित स्थान मिलते। तो हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कृषि पर जो किसान की लागत आएगी, फसल पर जो किसान की लागत आएगी, किसान को उससे दोगुना लागत से दोगुना पैसा उसको अपनी फसल का मिलना चाहिए और ये किसान का अधिकार होगा और सरकार उसकी फसल दोगुने दामों में खरीदेगी। अगर किसान अपनी फसल उस समय ना बेचना चाहे तो उसको ये भी अधिकार होगा कि वो अपनी फसल को रोक सके, अपने पास सुरक्षित रख सके। तो इससे किसानों की दशा देश में सुधरेगी, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो उसके साथ साथ देश की भी आर्थिक स्थिति अपने आप मजबूत होगी, अपने आप सुदृढ़ होगी। इसके अलावा हम व्यापार, वाणिज्य व कर नीति में सुधार करेंगे। इसमें हम एक अलग से व्यापार विकास मंत्रालय की हम स्थापना करेंगे। वो व्यापार विकास मंत्रालय यही काम देखेगा, किसी भी देश के अगर आर्थिक स्थिति का या उस देश की तरक्की का, उस देश के विकास का आकलन करना है तो आप वहाँ के व्यापारी को देख सकते हैं। ये सबसे पहला काम है। अगर उनका व्यापार ठीक चलता है, उस देश में व्यापार अच्छा है, तो इसका मतलब है कि उस देश में माहौल ठीक है, उस देश का विकास सही दिशा में है और वो देश विकास के क्षेत्र में अग्रणी है। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे वो व्यापार विकास मंत्रालय होगा वो ये चीज़ें देखेगा कि हर व्यापारी को रोजगार के जो व्यापार में उसको बाधाएं आती हैं उनको दूर किया जाए, उसको व्यापार करने का अच्छा माहौल देश में दिया जाए। इसके साथ साथ इनकम टैक्स व जीएसटी की दरें घटा के 5% पे लाई जाएंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि 5% करके देश में व्यापार के लिए एक अच्छा माहौल बनाया जाए। आप खुद देखिए, डीजल और पेट्रोल पर देश में आज 120 से 30% तक इसके ऊपर टैक्स लिया जाता है। तो इतने टैक्स की बजाय इसको घटा के 5% किया जाएगा, जिससे देश विकास कर सके। और जब ये 5% जिसकी हम टैक्स की बात कर रहे हैं, अगर इनकम टैक्स और जीएसटी 5% किया जाएगा तो लोग खुशी से टैक्स देना चाहेंगे और देश के भंडार भर के रहेंगे, देश की उन्नति अच्छे तरह से होगी। अब हमें इनकम टैक्स 30% तक देना पड़ता है, तो 30% का जब इनकम टैक्स आदमी देगा और 28% तक 30% तक जब जीएसटी देगा तो व्यापारी कमाएगा क्या? व्यापारी चोरी करने की कोशिश करेगा। जब हम इसको घटा के 5% कर देंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यापारी चोरी ना करने की बजाय बल्कि टैक्स देने में विश्वास करेगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को उबार कर हम कोशिश करेंगे कि उन कंपनियों को फ़ायदे में पहुंचाया जाए, मुनाफे में पहुंचाया जाए। और इसके लिए पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम किया जाएगा, जिससे वो कंपनियां नुकसान से निकल के फ़ायदे की तरफ बढ़ सके, घाटे से निकल के फ़ायदे की तरफ बढ़ सके और लोगों को अच्छे रोज़गार मिले, लोगों को अच्छे रोज़गार दें। इसके अलावा देश में लोगों को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए, नए अवसर प्रदान करने के लिए लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि लघु उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगें, उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाएं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए,
ताकि वो बिजनेस शुरू करके, अपना व्यापार शुरू करके खुद का भी, अपना परिवार चला सके और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सके। तो इस तरफ आज तक की सरकारों ने इन दिशाओं में काम नहीं किया है, ना राजनीतिक सुधार के क्षेत्र में, ना चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, ना कृषि के क्षेत्र में, ना व्यापार वाणिज्य व कर के क्षेत्र में ये सुधार नहीं किए गए हैं। तो ये सुधार हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग सशस्त्र बलों को सशक्त बनाने की कोशिश करेंगे, उनका सशक्तिकरण करेंगे। उसके लिए सबसे पहला कदम क्या उठाया जाएगा कि सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों के सैनिकों को व पुलिस को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उनको अच्छे हथियार प्रदान किए जाएं, ताकि वो किसी भी मौके पर लड़ने के लिए पीछे न हटे, हर तरह से तैयार हों। हर आतंकवादी हमले का या किसी भी विदेशी विघटनकारी ताकतों का अगर हमला होता है देश पर, तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा सबसे अहम जो बात होगी वो बात हम ये करेंगे कि पुलिस में या सेना में या अर्धसैनिक बलों में अगर कोई व्यक्ति शहीद होता है तो उस शहीद व्यक्ति के परिवार को ताउम्र, जब तक वो रिटायर होता है उस उम्र तक उसके परिवार को पूरी तनख्वाह मिलती रहे। उसके परिवार को उसके बाद जो पेंशन मिलती है वो पेंशन उसको मिले, ताकि वो परिवार कोई भी व्यक्ति सेना में जाने से, अर्धसैनिक सेना बलों में जाने से या पुलिस में जाने से डरे नहीं, बल्कि वो खुशी खुशी वहाँ जाए और सुरक्षित महसूस करे। अपने परिवार के लिए उनके परिवारों को सही सुरक्षा दी जाएगी, ताकि उनको अच्छे अवसर मिल सकें। वो लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहें, अगर वो देश की सेवा में कहीं शहीद होते हैं तो उनको ये महसूस हो कि हमारा परिवार सुरक्षित है, तो वो देश की लड़ाई के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। आज भी लड़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सरकारों का दायित्व बनता है कि वो उनके परिवारों को इस तरह की सुरक्षा प्रदान करे। आज की सरकारों ने ये काम नहीं किए। हम अब भी कहते हैं, आज तक अब जो ये सरकार काम कर रही है कि ये सरकार जो ये हमने काम बताए हैं इन पर काम करे। अगर इन क्षेत्रों में ये सरकार काम नहीं करती तो ये अब देश की जनता को तय करना है। आज तक देश के नेताओं ने देश को दिशा दी है, अब देश की जनता के पास पहले भी अवसर था, लेकिन वो लोग इनके बहकावे में आते रहे और इन लोगों को वोट देते रहे। अब हम देश की जनता को जागरूक करना चाहते हैं, वह देश की जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि जो आपके हक की लड़ाई लड़े, जो देश के विकास के लिए काम करे, सच्ची नीयत से जो अच्छे कानून बना के देश को सुदृढ़ करने का काम करे, उन व्यक्तियों को या उन पार्टियों को आप लोग वोट दें। इनके झूठे चुनावी वायदों में आके वोट ना दें। वोट केवल उस व्यक्ति को या उस पार्टी को दें जो आपके हक के लिए काम करने की व कानून बनाने की बात करता है। आपके हक की बात तो ये लोग आपके सामने करते हैं चुनाव के समय में, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये वो काम नहीं करते। तो ये आप लोगों को तय करना है। कल को हम में से बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि फला नेता ऐसा नहीं कर रहा, फलाना पार्टी ऐसा नहीं कर रही, हमारा देश बहुत पीछे है, हमारा देश इससे आगे जा सकता था। अगर ये राजनीतिक पार्टियां इसके लिए या ये राजनीतिक व्यक्ति इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, तो इसके साथ साथ देश की जनता भी है। वो देश की जनता जागरूक हो, वह अच्छे व्यक्तियों को वोट दे और सोच समझ के वोट दे। यही चीज़ लेके, यही बातें सोच के हमने एक नई पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की स्थापना की थी। आज उसका दूसरा स्थापना दिवस है। तो मैं फिर से
आपसे अपील करूंगा, हमारी नीतियों को मैं लिंक भी दूंगा, इसमें हमारी पार्टी का आप जा सकते हैं www.abpp.in पे जाके, बल्कि मैं अपने इस वीडियो के साथ वो लिंक आप नोट भी कर सकते हैं, भेजूंगा भी। तो उस लिंक पे जाके हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर उनमें कमी हो, उनमें सुधार की ज़रूरत हो, आपने अपने सुझाव भी दे सकते हैं। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत।